हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। द मिरेकल इज़ नॉट दैट वी डू दिस वर्क बट दैट वी आर हैप्पी टू डू इट, बाय मदर टेरेसा। तो मिरेकल ये नहीं है, चमत्कार ये नहीं है कि आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है। मिरेकल ये है कि आप उस काम को करते हुए कितने खुश हैं, कितने पैशनेट है उस काम को करते हुए। तो ये मैटर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपना करियर बहुत ही केयरफुली चूज़ करना चाहिए। आपको उस फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि आपको अपनी लॉन्गर लाइफ आपको वहाँ बितानी है। तो सोच समझ के जाइएगा कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ यहाँ पे बितानी है और क्या ये चीज़ मुझे हैप्पीनेस देगी लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए, तो ही उस फील्ड में जाइएगा। अदरवाइज़ मत जाइएगा। क्या फ़ायदा होगा, आप अपनी लाइफ के इतने सारे साल वहाँ पे लगाएंगे और खुश ही नहीं रह पाएंगे उस काम में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट वो काम कीजिए जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती हो, ठीक है। ऐसा कोई ना कोई पैशन ज़रूर होगा। चलिए हम भी बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, इंडिया ने ECTA जो किया है, ठीक है, वो कौन सी कंट्री के साथ किया है जो फोर्स में आ चुका है अब, ठीक है। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपको पता ही है कि इकोनॉमिक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विल कम इन टू फोर्थ, ठीक है। और इंडिया और ये साइन किया था 2 अप्रैल 2022 को किया था, बट अभी फोर्स में आया है, ठीक है। इस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इंडिया को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी, ठीक है। इसी ये इज़ दी फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ इंडिया विद द डेवलप कंट्री। ये इंडिया का पहला ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, किसी डेवलप कंट्री से, क्योंकि अब होता है ऑस्ट्रेलिया डेवलप कंट्री है, ठीक है। और इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर जो इंडिया के एक्सपोर्ट है ना, वो मतलब कि काफ़ी उन्हें ज़ीरो ड्यूटी मार्केट असेस मिल जाएगा। जो भी इंडिया से यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पे उन्हें बेनिफिट मिलेगा, ज़ीरो ड्यूटी मार्केट असेस, ठीक है। और 100% टैरिफ लाइन में, ठीक है। और मतलब कि काफ़ी इंडिया के जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उन्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे कि जो जैम्स होगी, ज्वेलरी होगी, टेक्सटाइल, लेदर, फर्नीचर, फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इन्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इंडिया हैज़ प्रोवाइड प्रेफरेंशियल एक्सेस टू ऑस्ट्रेलिया एंड ओवर। ऑस्ट्रेलिया हमें 100% प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन इंडिया 70% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। वो भी क्या, ऑस्ट्रेलिया से आएगा प्राइमरी रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। और इस एग्रीमेंट से कहा जा रहा है कि 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। और जो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है वो सिर्फ 31 बिलियन US डॉलर तक है, जो कि अभी 5 सालों में बढ़ के हो जाएगा 45 से 50 बिलियन डॉलर तक। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि 10 लाख जॉब क्रिएट होंगी। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और ये पहला ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया ने किसी डेवलप कंट्री के साथ किया है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव लॉन्चेस विच कैंपेन। तो इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ये दो कैंपेन इन्होंने लॉन्च किए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, ठीक है। इन्होंने ये दोनों कैंपेन लॉन्च की, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस एंड स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, ठीक है। तो नाम दोनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस जो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस है, इसका एम है ताकि ये रिकॉग्नाइज कर सके और सपोर्ट कर सके जो भी इनोवेटर है ना, डिजिटल सॉल्यूशन दे सके, ठीक है। जितने भी मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमीज है, ताकि वहाँ पे डिजिटल डिवाइड रिड्यूस हो सके, ठीक है। रिड्यूस करने का मतलब कि आपको पता है कि अफ्रीका भी उतना डेवलप नहीं है, वहाँ पे इतने मतलब गैजेट नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो वो चीज़ की बात हो रही है। और स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, ताकि जितनी भी सेंसिटाइज इंटरनेट यूज़र है, ठीक है, उन्हें सेफ रखा जा सके और उन्हें साइबर, आपको बताया कि आजकल साइबर थ्रेट कितना बढ़ चुका है उसके बारे में बताया जा सके, ठीक है। टर्मिंग दिस प्रोग्राम एज पाथ ब्रेकिंग, मिस्टर वैष्णव सेड दैट विल एड्रेस टू की एरिया ऑफ डिजिटल इकोनॉमी विच आर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप ये देख सकते हैं फोटो में। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है हर साल 27 दिसंबर को, ठीक है। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा आज, ठीक है। आज आपको, ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इज ऑब्जर्व ऑन December 27 टू फुलफिल द ग्रेट नीड ऑफ राइजिंग अवेयरनेस एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने पेंडेमिक सुना होगा,
ठीक है, एपिडेमिक सुना होगा, एंडेमिक सुना होगा, और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। WHO ने डिफाइन किया है पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक डिजीज, ठीक है, बेस्ड ऑन द रेट ऑफ स्प्रेड, ठीक है। तो जो भी ये ना पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, ये जो बीमारियां हैं ना, ठीक है, ये मतलब कि स्प्रेड होने के ऊपर होती हैं, ठीक है, कि कितने एरिया में स्प्रेड हो रही है, ये उस चीज़ से डिफाइन होती है, ठीक है। जो डिफरेंस है ना एपिडेमिक और पेंडेमिक में, वो इनकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ नहीं है कि कितना सिवियर डिजीज़ है, कितना खतरनाक वो बीमारी है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितने एरिया में ये फैल रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब बात करते हैं हम सबसे पहले एपिडेमिक की, ठीक है। जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया एपिडेमिक को एक अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होगा, ठीक है, इन दी नंबर ऑफ डिजीज़। बट ये क्या होगा, जो एपिडेमिक होता है ना आपका एक पर्टिकुलर एरिया पे रहता है। सपोज इंडिया में कोई डिजीज़, वो सिर्फ इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन वो इंडिया से बाहर नहीं की बीमारी, वो सिर्फ इंडिया में रही, उसे हम एपिडेमिक बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि आप लगा लीजिए स्मॉल फॉक्स हो गया, मीजल हो गया, येलो फीवर हो गया, या पोलियो हो गया, है ना। पोलियो जैसे अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, ठीक है, वो स्पेसिफिक एरिया में है, ठीक है, इंडिया में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है या पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो वो फैल तो रहा है वहाँ पे बहुत तेज़ी से, बट वो वहीं पे सीमित है, ठीक है। तो ये चीज़ है, उसे एपिडेमिक बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में और बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा हो, ठीक है। पैंडेमिक का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड-19, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था पैंडेमिक वैन डिजीज़ ग्रोथ, जब आपको होता है कि जैसे कोविड के केस एक दिन में हज़ारों केसेस, लाखों केसेस भी आ रहे हैं, कई बार करोड़ों तक भी जा रहा है नंबर, तो जो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। और जो पैंडेमिक होता है ना, वो एक जगह पे नहीं रहता, मतलब ठीक है, जो मतलब ये दूसरी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड होने लग जाता है, एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में नहीं रहेगा, वो दूसरे में स्प्रेड होने लग जाएगा, तो उससे पैंडेमिक कहा जाता है, ठीक है। इन बीइंग डिक्लेयर अ पैंडेमिक, द वायरस हैज़ नथिंग टू डू विद वायरोलॉजी, population immunity or disease severity. It mean a virus cover a wide area affecting several country and population, ठीक है। कोविड-19 हो गया, 20 सेंचुरी में स्पेनिश फ्लू आया था, वो थे पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब महामारी होता है जो कि एक एरिया से छोड़ के दूसरे एरिया में भी स्प्रेड हो रही है, और मतलब तीसरे एरिया पूरे जगह में स्प्रेड हो रही है, उसे पैंडेमिक कहा जाता है, ठीक है। जो पूरे वर्ल्ड में आपको बीमारी देखने को मिली, कोविड-19 इज अ पैंडेमिक, ठीक है। अगर कोविड-19 सिर्फ एक कंट्री में चाइना में सीमित रहता तब हम उसे वो कह सकते थे एपिडेमिक, ठीक है, लेकिन अभी वो पैंडेमिक बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आता है कि एंडेमिक, ये ऊपर आपने पढ़ा एपिडेमिक, एक आता है एंडेमिक। एंडेमिक का मीन है कोई ऐसा डिजीज़, ठीक है, जो मतलब कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहता है लेकिन लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। मतलब ये भी आप एपिडेमिक की तरह लगा लीजिए, पर एपिडेमिक ऐसा एक टाइम पे आपको खत्म होएगा, लेकिन एंडेमिक का क्या है, ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा एंडेमिक। इसका एग्जांपल है जैसे कि मलेरिया के केसेस। आज अगर हम बात करें, अगर इंडिया में मलेरिया के केसेस, ऐसा नहीं है कि वो बहुत कंट्रीज़ में फैल रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन वो हर साल होता है ना लोगों को, हर साल लोगों को आप देखेंगे कि मलेरिया होता ही होता है। तो ये क्या चीज़ है, ये एंडेमिक डिजीज़ है, ठीक है, जो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहता है बट लिमिटेड पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। और मतलब ये ना, इसकी जो स्प्रेड रेट है वो बताया जा सकता है, प्रिडिक्टेबल होता है कि इतने लोगों को, इतना, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आज आपको अच्छे से एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक तीनों का मतलब पता चल गया होगा, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि जो इंडिया की क्यूजीन है ना, मतलब इंडिया का जो खाना है, उसने उसका क्या रैंक है वर्ल्ड में, ठीक है। तो आपको बता दूं कि इंडिया का रैंक है 5th। मुझे तो ये रैंक, खैर मैं जस्टिफाई हूँ, मुझे तो इंडिया का खाना ही सबसे बेस्ट लगता है यार, इंडिया का रैंक फर्स्ट होना चाहिए था, बट खैर क्या बोल सकते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा 5th है, ठीक है। Cuisine of the world, India is ranked 5th on the global list of the best cuisine for 2022 according to टेस्ट एटलस। ये किसने निकाली है रिपोर्ट, ये निकाली है टेस्ट एटलस ने, इतना बात ध्यान रखना है। इटली जो है ना वो फर्स्ट प्लेस पे आई है, ठीक है, उसके बाद सेकंड पे है ग्रीस, फिर स्पेन, फिर जापान, और फिर पाँचवें पे है इंडिया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सी साउथ एशियन कंट्री ने इनोग्रेट किया है फर्स्ट मेट्रो रेल?
तो ऐसा करने वाली है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में अपनी पहली मेट्रो रेल अभी इनोग्रेट करी है, ठीक है, ढाका में। उन वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, ठीक है। ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ इन ढाका फॉर द फर्स्ट जर्नी बिटवीन देवरी एंड ग्रेगांव स्टेशन, ठीक है। और ये इन्होंने बिल्ट करी है जापान की असिस्टेंट से, ठीक है। और आपको पता ही है कि अभी बांग्लादेश ने विक्ट्री डे भी सेलिब्रेट किया था 16 दिसंबर को, टू कमेमोरेट द डिफीट ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन 1971 एंड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बांग्लादेश आपका मैप देख सकते हैं आप, ये कैपिटल हो जाएगी ढाका, ठीक है। और आपको पता है कि जो इंडिया की गंगा रिवर है वो भी बांग्लादेश में जाती है, और इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर वो भी बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक स्टार है, ठीक है, उसका नाम इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। इतना तो आपने सुन लिया होगा, बट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है उस स्टार का डिस्टेंस कितना है अर्थ से। तो उस स्टार का डिस्टेंस है आपका 392.01 लाइट ईयर, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, विच जिसमें मार्क किया जाता है गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। हमने पढ़ा था 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है अक्रॉस द कंट्री। जो औरंगाबाद यूनिट है ना भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने नेम किया है स्टार आफ्टर द भारत रत्न रेसिपिएंट, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द स्टार इज 392.01 लाइट ईयर्स, ठीक है। इट इज़ अ क्लोजेस्ट स्टार टू सन, ठीक है। द स्टार विद द कोऑर्डिनेट्स 140525.3 हैज़ बीन रजिस्टर इन द इंटरनेशनल, और इस जो ये नाम है इन्होंने रजिस्टर भी करवा दिया इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ऑन दिसंबर 25 2022। और स्टार का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, ये स्टार का नाम रखा गया है। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप देख सकते हैं C616408 US, ठीक है। इसके अलावा वाजपेयी जी ने 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पहले मई 16 से 1996 से लेके जून 1 1996, ठीक है। फिर उसके बाद रहे हैं 13 मंथ के लिए 1998 से लेके 1999 तक। फिर रहे हैं 1999 से 2004 तक फुल टर्म में, ठीक है। और आपको बताइए कि जो मतलब उन्हें मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए गुड गवर्नेंस डिक्लेयर किया था। तो वो उन्होंने 2014 में डिक्लेयर किया था गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा हर साल 25 दिसंबर को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं वो स्टार। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड क्लास केइंग कैनोइंग एकेडमी कहाँ पे सेटअप करी गई है? तो ये आपकी सेटअप करी गई है उत्तराखंड में, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह सेड दैट वर्ल्ड क्लास केइंग कैनोइंग एकेडमी सेटअप इन टिहरी इन उत्तराखंड, ठीक है। स्पीकिंग एट द इनोग्रेशन ऑफ द, और इसके अलावा वहाँ उत्तराखंड में आपको पता है कि अभी नेशनल चैम्पियनशिप भी चल रही है, टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप, ठीक है, टिहरी लेक। एंड द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट इज प्रायोरिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। रिमार्क दैट, उनका कहना है कि पहली बार है कि जब नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं टिहरी लेक में, ठीक है। और स्टेट उत्तराखंड में आपको बता दूं थोड़ा, तो उत्तराखंड 2 डिवीज़न में डिवाइड है, ठीक है, गढ़वाल और एक कुमाऊं, ठीक है। तो और टोटल वहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वहाँ की विंटर कैपिटल है देहरादून, और वहाँ की समर कैपिटल है गैरसैंण, और वहाँ के इस टाइम गवर्नर है गुरमीत सिंह, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट फ्रॉम February 27 to March 5? तो ये ऐसा करने वाला है आपका गोवा, ठीक है। गोवा विल होस्ट इंडिया फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट फ्रॉम February 27 to March 5। द टॉप टायर ऑफ वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार contender Goa 2000 will take place at the Shama Prasad Mukherjee Indoor Stadium located at the Goa University campus, ठीक है। जो वर्ल्ड टेबल टेनिस है ना, इसे क्रिएट किया गया था इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने 2019 में क्रिएट किया था वर्ल्ड टेबल टेनिस को, ताकि ये मैनेज कर सके प्रोफेशनल मैन और वुमेन के टेबल टेनिस के इवेंट, ठीक है, जो भी पूरे वर्ल्ड में होते हैं, ठीक है। और WTT ऑर्गेनाइज करती है सीरीज ऑफ इवेंट, उनमें आता है जैसे हाई रैंक टूर्नामेंट, और जो उसमें आता है 4 ग्रैंड स्लैम स्मैशेस, ठीक है।
तो जो ग्रैंड स्मैशेज है, ठीक है, उनके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। टेनिस में एक टर्म चलती है ग्रैंड स्लैम, आपने ज़रूर सुनी होगी, ठीक है। तो जो ग्रैंड स्लैम है ना, एक्चुअली उस टर्म को ना बहुत मतलब बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। आज मैं आपको बता देता हूँ रियल में ग्रैंड स्लैम का मीनिंग क्या होता है। ग्रैंड स्लैम का मीनिंग मीनिंग होता है, ये रेफर करता है रेफर ऑफ विनिंग ऑल फोर मेजर चैंपियनशिप, ठीक है। ग्रैंड स्लैम को पता है क्या कहा जाता है? अगर किसी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया, फ्रेंच ओपन जीत लिया, विंबलडन जीत लिया, यूएस कोई एक भी जीत लिया, कहते हैं ग्रैंड स्लैम जीत लिया। नहीं, ग्रैंड स्लैम सिर्फ उसी को कहा जाता है जिसने एक साल में, एक साल के पीरियड में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूनाइटेड स्टेट ओपन सारे जीते हो। ये चारों इवेंट उसने जीते हो एक साल के अंदर, उसी को कहा जाता है कि इसने ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। और अभी तक आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम सिर्फ 6 बार जीता गया है, वो भी 5 डिफरेंट प्लेयर ने 6 बार जीता है आज तक ग्रैंड स्लैम, उसके अलावा किसी ने नहीं जीता, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ग्रैंड स्लैम बहुत मतलब कॉमनली मिसयूज टर्म है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आज कि ग्रैंड स्लैम उसी को कहा जाता है जो प्लेयर 4 मेजर चैंपियनशिप जीतता है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन एक साल के अंदर, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कि उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, और अब तक सिर्फ 6 बार ग्रैंड स्लैम जीता गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, 1938 में सबसे पहले डॉन बज ने जीता था। वो पहले टेनिस के प्लेयर बने थे जिन्होंने 4 चैंपियनशिप जीत ली थी, ठीक है। उन्होंने जीता था सबसे पहले ग्रैंड स्लैम, ठीक है। उसके बाद जीता था मैरुअन केनोए ने, वो थे सैन डियागो से, ठीक है। और वो जीतने वाली पहली वुमेन बनी थी, पहली वुमेन सेकंड प्लेयर बनी थी, और पहली वुमेन बनी थी 1953 में जिन्होंने ये ग्रैंड स्लैम जीता था। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के रोड लेवर, ठीक है। ये थर्ड प्लेयर बने थे, और फोर्थ भी यही बने थे कि उन्होंने 1962 में जीता, 1969 में भी जीता। इसके बाद 1970 में जीता मार्गरेट स्मिथ कोर्ट ने, ठीक है। और नंबर 5 है स्टेफी ग्रेफ, जिन्होंने 5वें प्लेयर हैं जिन्होंने ये जीता, ठीक है। तभी आप देखिए 1938 में जीता एक बार, 1953, 1962, 1969, 1970 और 1988। तो 6 बार से ज़्यादा नहीं जीता है अभी तक किसी ने, ठीक है। तो अभी कह रहा हूँ मैं कि ग्रैंड स्लैम आपको लग गया होगा पता किसे कहते हैं, ठीक है। और एक टर्म चलती है करियर ग्रैंड स्लैम, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। करियर ग्रैंड स्लैम का मतलब कि अपने करियर के अंदर ये चारों इवेंट आपने कभी ना कभी जीते हो। ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि आपने एक साल में चारों जीते हो, लेकिन करियर ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि कभी भी आपने अपने पूरे करियर में, आपको 10 साल का रहा या 20 साल का, अपने उस पूरे करियर में कभी ना कभी ऑस्ट्रेलियन भी जीता हो, विंबलडन भी जीता हो, ठीक है, फ्रेंच भी जीता हो, ठीक है, यूएस ओपन भी जीता हो। ये चारों ओपन जब आपने जीते हो अपने करियर की टाइम पीरियड का उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे करियर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ठीक है। कंप्लीशमेंट ऑफ विनिंग ईच ऑफ द 4 मेजर चैंपियनशिप ड्यूरिंग अ प्लेयर करियर, ठीक है। तो इसमें आपके मतलब अभी तक 7 मैन और 9 वुमेन ने ये करियर ग्रैंड स्लैम जीता है। हम लेटेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जो आपको एग्जाम से रिलेटेड आ सकता है। रोजर फेडरर जो कि स्विट्ज़रलैंड से, उन्होंने 2009 में जीता था, ठीक है, फ्रेंच ओपन। और राफेल नडाल, उन्होंने स्पेन के, उन्होंने 2010 में जीता था करियर ग्रैंड स्लैम। और नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्लेयर है, उन्होंने 2016 में जीता था। तो याद रखिएगा कि करियर ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता है, ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं गोवा टू होस्ट फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट इन फरवरी 2020, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज शायद आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, आई मीन एपिडेमिक, पैंडेमिक, ठीक है, और उसके अलावा ग्रैंड स्लैम, करियर ग्रैंड स्लैम, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली फायर करी है एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल अगेंस्ट अ शिप टारगेट फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट। तो कल इंडियन एयरफोर्स ने एक्सटेंडेड वर्जन टेस्ट किया था ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का। तो इन्होंने ये किया रहा था अपने सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से, ठीक है, SU-30, ठीक है, सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से करा था। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली फायर द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल अगेंस्ट अ शिप टारगेट फ्रॉम SU-30 MKI एयरक्राफ्ट, ठीक है। मिसाइल अचीव डिजायर मिशन ऑब्जेक्ट इन दी, और ये बे ऑफ बंगाल रीजन में टेस्ट करी गई है। IAF हैज अचीव अ सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी बूस्ट टू कैरी आउट द प्रिसीजन स्ट्राइक फ्रॉम SU-30 MKI एयरक्राफ्ट फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द डेडिकेटेड एंड सिनर्जिक एफर्ट ऑफ IAF, इंडियन नेवी, DRDO, BABL एंड HAL हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिशन को सक्सेस बनाने में मदद करी है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, और इसकी अभी जो जो टेस्ट करा गया है वो 400 किलोमीटर की रेंज टेस्ट करी गई है, ठीक है। तभी कहा है कि एक्सटेंडेड रेंज टेस्ट करी गई है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप आज आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा।
मिलते हैं कल अपने करंट अफेयर सेशन में 6 बजे, तब तक टेक